हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल सी पहले की तरह ही आज फिर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो नई चीज है वो चैप्टर नंबर 18 हम शुरू करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 होगा। इसमें क्या पढ़ना है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इससे आप पहले से ही परिचित होंगे। कहाँ से परिचित होंगे? तो जेआईबी यदि आपने किया, डेफिनेटली आप जेआईबी करके ही जेआईबी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। तो उसमें जो आपका एक सब्जेक्ट था एएफबी, उसमें से मॉड्यूल सी में ये टर्म्स आपको जरूर मिले होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। फाइनल नाम अकाउंट नाम का आपका चैप्टर होगा, उसमें से ये सारी चीजों को आपने जरूर पढ़ रखा होगा। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम आज क्या करने वाले हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ देखेंगे। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको समराइज फॉर्म में यहां हम पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो हम देखने वाले हैं वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका एनालिसिस किया जाएगा, इंटरप्रिटेशंस किया जाएगा। ठीक है, कि क्या इसका रिजल्ट है, इस रूप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यदि आप पहले से पढ़ रखे होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन यदि अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है, चैप्टर को यदि स्किप किया होगा जेआईबी में, फिर भी मैं यहां कोशिश करूंगा कि आपको समझाने का, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है यदि आप पहले से आपको इसके बारे में ज्ञान ना हो तो। क्योंकि यहाँ पे पूरे आपके एक मॉड्यूल जो था उसका हम समराइज फॉर्म पढ़ेंगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा यदि आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चैप्टर्स हमें इस चैप्टर्स में हमें पढ़ने हैं टॉपिक्स, वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हम इसमें देखेंगे व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके टाइप्स और एनालिसिस के बारे में। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन कौन से यूजर्स हैं, किनको इसका यूज करना होता है, किसको किन यूजर्स को इसका काम पड़ता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसे आप प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो चीज भी देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो रूल फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इसमें कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं, कौन कौन से आइटम्स होते हैं उसमें, वो सारी चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ये भी देखेंगे। रीअरेंजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्रिएटिव अकाउंटिंग एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये सारे टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आप वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करिए। फ्रेंड्स, मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम भी होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जेबी का जो मॉड्यूल सी है उसे आप जा करके बेसिक्स उसका जरूर इससे रिलेटेड देखिए। जहां तक हो सकता है मैं समझाने की कोशिश यहां पे आपको करूंगा, लेकिन क्योंकि एक ही चैप्टर में हर चीज है इसलिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनल जो आपका एग्जाम्स होगा, फाइनली जो आपका जो एग्जाम होगा, उसमें क्या आपको पता चलेगा कि जो भी आपने तैयारी करी है, जो भी आपने तैयारी जितने मंथ भी लगाए तैयारी में, उसका फाइनली आपको जो एग्जाम्स होंगे, फाइनल एग्जाम, वहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिलेगा मतलब क्या है कि स्कोर आपको मिलेगा कि कितना मार्क्स आपने लाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी मेहनत आपने करी है, जो भी मंथ मेहनत आपने करी है, उसका एक स्कोर प्राप्त होता है, फाइनल स्कोर प्राप्त होता है। इससे यह पता चलता है कि किस रूप में आपने मेहनत किया है। यदि अच्छा किया है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, यदि अच्छे से नहीं मेहनत करी है आपने तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। उसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसी बिजनेस एंटिटी के लिए होता है कि यदि वो अच्छे ढंग से किया है हर चीज, तो उसे फाइनली एक जब जब फाइनल अकाउंट बनाया जाता है तो उस रूप में उसे क्या है कि उसका रिजल्ट पता चलता है कि किस रूप में उन्होंने काम किया था। ठीक है, यही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द रिपोर्ट कार्ड। क्या है? एक रिपोर्ट कार्ड होता है फॉर बिजनेस एंटिटी, है ना, कि किस प्रकार का काम किया है उन्होंने, उसका एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में ये होता है। जैसे दे टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ, है ना, और बिजनेस एंटिटी पर्संस, ये सारे का एक फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, पोजीशंस क्या है, किस प्रकार से वो है, वो बताता है। फॉर टेकिंग द डिसीजन ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू बोरोवर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंक्शंस एज द बैकबोन। जब बैंक की बात करें, बैंक जब किसी को लोन देता है
किसी कंपनी को, किसी फर्म्स को, तो क्या करता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसे पता चल जाता है कि बोरोवर की क्या स्थिति है। तो ये बैकबोन का काम करता है लोन प्रोवाइड करने के लिए भी, ठीक है। दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हम उसके स्टेटमेंट को देख करके, अभी क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यहां मीनिंग को समझते हैं हम, ठीक ना। इसका मतलब है कि ये डिटरमाइन करता है क्या, लिक्विडिटी मींस उसके पास जो फर्म है या कंपनी है जिसे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी लिक्विडिटी की पोजीशंस कितनी है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ लिक्विड नहीं है, सॉरी लिक्विडिटी नहीं है, मींस मनी नहीं है, कैश नहीं है, कैश इक्विवेलेंट नहीं है, जो वो मनी को क्या करे, बैंक को लौटा सके, ईएमआई दे सके। सॉल्वेंसी के बारे में भी पता चलता है कि कितनी इसकी सॉल्वेंसी हो सकती है। फाइनेंशियल वायबिलिटी मींस ये वाइबल है कि नहीं, वो जो फर्म या कंपनी है वो वाइबल है कि नहीं, मतलब लगता है कि आगे चलेगा ये सही से या ना चलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटी जब प्रॉफिट कमाएगी कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म, तभी तो जाकर के लोन जो बैंक का है वो रिपे कर पाएगा। तो ये सारी चीजों को देखा जाता है कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हम एनालाइज करते हैं किसी फर्म या जो भी कंपनी है उसके स्टेटमेंट के द्वारा उसे हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड मींस उसका पूरा जो है वो बताता है, उसका जो ब्यौरा है वो बताता है किसी भी कंपनी या फर्म्स का, ठीक है, जिससे हम लोन्स वगैरह जब देते हैं तो उसमें हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो हमने अभी बात कर ली कि हाँ इसके द्वारा हम लोग उसके जो भी हिस्ट्री है वो पता हम लोग कर लेते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर का, या कुछ फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ये पता कर लेते हैं। लेकिन किसके द्वारा करते हैं, वो कौन सा चीज है, वो क्या है, कौन सी मछली है जिसके द्वारा हम पता करते हैं, तो वो आपका है बैलेंस शीट। और दूसरा क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेनली आपका दो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेनली होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, तो बैलेंस शीट में हमें उसका जो असेट एंड लायबिलिटी है उससे रिलेटेड पोजीशन पता चलता है। अब इसलिए मैंने बोला ना कि यदि जेआईबी में आपने पढ़ा होगा तो बैलेंस शीट में क्या क्या कौन कौन से आइटम्स आते हैं ये आपका यहाँ पे अभी आपका इमेजिनेशन हो रहा होगा, ठीक है, कि कौन कौन से आइटम्स वहां पे हमने पढ़ रखे थे। तो बैलेंस शीट के द्वारा, बैलेंस शीट भी क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये कब निकाले जाते हैं, बैलेंस शीट कब प्रिपेयर किया जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखिए ये भी यहाँ पे एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि जो भी चैप्टर में यहाँ पढ़ रहे हैं ये थ्योरी रिलेटेड चैप्टर है, यहाँ न्यूमेरिकल आपके बहुत कम आने वाले हैं। रेशियो एनालिसिस का भी कुछ इसमें टर्म्स है, वहां कुछ न्यूमेरिकल आपके देखने को मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको ध्यान देना है वो बीच बीच में जो टर्म्स है जो मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को जरूर आप ध्यान दीजिए। अब देखिए बैलेंस शीट जो है वो कब प्रिपेयर किया जाता है, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में 31 मार्च को प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, तो ये जो प्रिपेयर किया जाते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फॉर द फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब होता है, देखिए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल मतलब लास्ट डेट को, और फॉर द फाइनेंशियल मतलब बीच में आप निकाल सकते हैं, और वो एक पीरियड का होता है, एक साल के बीच का पीरियड का होता है जिसे आप फॉर द फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। दोनों में फर्क है। कभी क्वेश्चन आपको दे देगा कि बैलेंस शीट जो प्रिपेयर किया जाते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो ये गलत होगा। क्या होगा, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आपका एक हो गया बैलेंस शीट, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये तो हो गया कि जो एंटिटी प्रॉफिट कमाना चाहता है वो निकालेगा अपना, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस है इन द केस ऑफ कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, जैसे बहुत सारे एनजीओ है, तो वो क्या करता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट और लॉस की तो बात होती नहीं है। तो वो किस प्रकार का अकाउंट बनाएगा, तो वो जो बनाएगा वो होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसा अकाउंट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, जो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज से काम करती है एंटिटी, ठीक है।
अब देखिए ये तो दो आपका मेन हो गया फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा अंडर मेंशन्ड आर आल्सो द टाइप्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इन एडिशन टू अबव। इसके अलावा क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फिनेंशियल ईयर। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, देखिए इसी में से ये निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है कि बिजनेस में यदि आप किसी को लोन दे रहे हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कि उसका कैश जो है, जो मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसका ट्रांजैक्शन किस प्रकार से हो रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी है या जो फर्म है वो अपना फिक्स एसेट को बेच करके पैसा उसमें दिखा रहा है ना। तो ये सारी चीजों को चेक किया जाता है, उसके लिए स्पेशल कैश फ्लो स्टेटमेंट करके बनाया जाता है जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उसे को शो करना होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये इन्हीं के पार्ट में से निकाला हुआ रहता है। बताया गया होता है कि कैश फ्लो हमारा किस प्रकार, कैश फ्लो का मतलब कैश का जो आपका चेंज है। फ्लो मतलब क्या होता है, फ्लो मतलब जो चेंज है, ठीक है, वो है। तो इसको हम दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। ये भी होता है फॉर द फिनेंशियल ईयर। आपका नेक्स्ट जो है ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इक्विटी जो है, जो कंपनी की इक्विटी है उसमें किस प्रकार की चेंजेज हुए हैं उससे भी शो कर अलग से शो किया जाता है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेनेटरी नोट अनेक्स्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मेनली आपको जो दो बताया मैंने कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से कुछ टर्म्स जो अलग से एक्सप्लेन किए होते हैं, जिसे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, वहां शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो अलग से नोट करके एक्सप्लेनेटरी नोट एक अनेक्स्ट किया जाता है, उसके साथ लगाया जाता है, जिसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा। फ्रेंड्स ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से आते हैं। तब बैलेंस शीट मेनली हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। किसके जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे, ठीक है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट, ये सारी चीजें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कौन बनाएगा इसे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी एंड स्टार्टअप कंपनी में नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आप अलग से याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। आगे अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडी। यदि एक कंपनी है, वो क्या है, उसकी कोई सब्सिडी कंपनी है, एसोसिएटेड कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर है, इटसेल्फ और खुद अपना, इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब खुद अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा उसके अलावा प्रिपेयर करेगा सब्सिडी का भी, एसोसिएट कंपनी का भी, ज्वाइंट वेंचर का भी, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो है कि सारे का एक साथ में बनाएगा, ऑफ द कंपनी एंड ऑफ ऑल द सब्सिडरी इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन। सारे का, एसोसिएट कंपनी सब्सिडी है तो उसका भी अलग बनेगा, एसोसिएट का भी अलग बनेगा, ज्वाइंट वेंचर का भी अलग बनेगा, और फिर क्या हो, एक कंसोलिडेटेड बनेगा। तो इस प्रकार से वो जो है सारे अकाउंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका प्रिपरेशन किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिनेंस मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्योंकि जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली हम एनालिसिस कर रहे हैं इसका, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस के बारे में पढ़ता है, ठीक है। तो क्या होता है एनालिसिस, ये हम देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। जो भी टर्म्स दिए हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना और एक इकोनॉमिक डिसीजन लेना ही क्या कहलाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड्स बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये दोनों अलग अलग टर्म। एनालिसिस मतलब उसको हमने देखा कि हाँ ठीक है, इसका जो प्रॉफिट इतना हुआ है, इसका लॉस इतना हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उसे यूज करना, ठीक है, जो भी आपने एनालाइज किया उसे यूज करना कि फाइनली आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है, ठीक है।
अब देखिए एक चीज और समझिए कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कितने प्रकार के एनालिसिस किए जाते हैं। तो इसमें जो है एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल जिसे डायनामिक एनालिसिस और वर्टिकल जिसे स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। इस पार्ट को भी समझिए। देखिए एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अब उसका जो एनालिसिस किया जा रहा है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। जैसे आप मान लीजिए कोई कंपनी है आपके पास लेकर के आई लोन लेने के लिए, ठीक है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप एनालाइज कर रहे हैं, कोई यदि बैंक एनालाइज कर रहा है, किस लिए बैंक एनालाइज कर रहा है, उसको लोन देने के लिए, तो ये बैंक क्या उस कंपनी का इंटरनल एनालिसिस कहलाएगा? नहीं। कैसे? क्योंकि ये तो एक्सटर्नल है ना, कंपनी तो नहीं है। कंपनी यदि एनालाइज खुद करे तो वो इंटरनल एनालिसिस करेगा, लेकिन यदि कंपनी के अलावा दूसरा को एनालाइज कर रहा है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो वो एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का है और उसका गवर्नमेंट एनालाइज कर रही है उस स्टेटमेंट का, तो वो क्या है? एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाएगा। यदि कंपनी के खुद के मैनेजमेंट ही एनालाइज कर रहे हैं तो इंटरनल एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज होता है हॉरिजॉन्टल, जिसे आप डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से होगा, है ना, एक लाइन में इस प्रकार से। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कब करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने लास्ट टाइम जेआईबी का एग्जाम दिया, ठीक है, तो जेआईबी का जो एग्जाम दिया एक बार में यदि आप पास कर गए वो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने मान लीजिए कि एक साल आपने दिया, वहां पे कुछ स्कोर से आप रह गए थे, दूसरे साल दिया, वहां भी आप पास कर गए अच्छे से, तो आप क्या करेंगे? इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे? कि इसका एनालिसिस करेंगे कि लास्ट टाइम हमें कितना आया था मार्क्स, इस बार कितना मार्क्स आया नेक्स्ट ईयर। तो यहां क्या हो रहा है कि लास्ट ईयर का या पिछले ईयर्स का आप जब कंपेयर करते हैं करंट ईयर से, है ना, तो क्या होता है? बट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं, अब इस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि कंपनी आपका ए है ना, और ए कंपनी का मान लीजिए कि 2017 में उसका फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट था और 2018 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा कितना प्रॉफिट था, इसमें प्रॉफिट कितना है, इसमें कितनी इक्विटी थी, है ना, मतलब इसमें कितना कैपिटल था, इसमें कितना कैपिटल है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे जो एनालिसिस किया जा रहा है वो एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपका इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है, एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ, जिसे डायनेमिक भी कहेंगे, डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। अब दूसरा हम लोग समझते हैं वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, जिसे स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। जब एक ही ईयर का मान लीजिए कि 2018 का कंपनी है, उसके 2018 का, उसमें से हम एनालिसिस कर रहे हैं कि उसका करंट असेट जो है वो उसमें क्या फर्क आ रहा है ना, करंट असेट है उसमें या करंट लायबिलिटी है उसमें क्या फर्क आ रहा है, मतलब जब सेम ईयर के आइटम्स को आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से यूजर मींस कौन इसको यूज कर सकता है। यूज कर सकता है मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है तो किनको फायदा हो सकता है, कौन उसे देख सकता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर द यूज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी खुद है उसके जो कंपनी को रन किया जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा, जो मैनेजमेंट के द्वारा, वो खुद उसके लिए भी फायदा है ना। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहेगी कि हमारा क्या कमी रह गया है, किस प्रकार से हमें आगे इंप्रूव करना चाहिए चीजों को, तो वो मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंडर्स लोन देने के लिए, मान लीजिए कोई लोन दे रहा है तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके ही उसका जज करेगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो लेंडर्स के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रेडिटर्स के लिए उसके जो क्रेडिटर्स है ना, किसके क्रेडिटर्स, जैसे कंपनी के क्रेडिटर्स उतरे हैं, जिसे जिसे उसे लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट्स पे देना है, ठीक है, चीजों को, वो भी देखना चाहेगा कि हमारी जो कंपनी है वो किस प्रकार की काम कर रही है, क्या हमें फायदा फ्यूचर में हो सकता है। इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कंपनी का स्टेटस को देखना चाहेगा। तो कैसे पता चलेगा स्टेटस? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है कि किस प्रकार से हमारे देश में जो कंपनी है वो काम कर रही है, किस प्रकार से उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं, ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक यूजर हो गए। एजेंसी जो गए कुछ रेटिंग एजेंसी,
जो रेटिंग देती है एजेंसी कंपनी का अलग अलग, वो भी एनालाइज करेगी, एनालिसिस के बेसिस पे ही तो वो रेटिंग को निर्धारित करेगी ना। कस्टमर, कोई कस्टमर है, मान लीजिए कि पार्टिकुलर किसी टूथपेस्ट है, उसको यूज करने वाले बहुत सारे कस्टमर है, तो वो अपनी कंपनी के बारे में ये जानना चाहेगा ना कि कंपनी किस प्रकार के काम कर रही है, क्या लंबे समय तक चलेगी नहीं चलेगी, वो चाहेगा कि लंबे समय तक चले। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट को वो यूज करता है। तो कस्टमर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एम्प्लॉय के लिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है किस प्रकार काम कर रहा है, हमें कितनी सैलरी सही से मिल पाएगी नहीं, इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीजों को भी देखता है। एम्प्लॉय के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जनरल पब्लिक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है किस प्रकार, और रिसर्चर, रिसर्च जो कर रहे होते हैं, है ना, आर्टिकल्स वगैरह मान लीजिए कि लिखना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं, क्या है, यूजर मीन्स किनको किनको उसका फायदा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, द जेन्युइननेस ऑफ द सेम एंड इंश्योर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ फ्रेश सैंक्शन रिन्यूअल रिव्यू ऑफ द अकाउंट। जब किया जाता है लोन देते समय, जब उसका वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं कि क्या जेन्युइननेस है कि नहीं है, with those available on the website of Ministry of Corporate Affairs। ध्यान रखिएगा www.mca.gov.in इस साइट पे सारी जो कंपनी है उसका आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इफ नॉट, यदि नहीं है और लोन आपको प्रोवाइड करना है किसी कंपनी को, अवेलेबल ऑन द साइट, यदि नहीं अवेलेबल ऑन द साइट, देन इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। उस फर्म को जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है उससे कंफर्मेशन लिया जाता है, रिटन कंफर्मेशन लिया जाता है, मेल के थ्रू कंफर्मेशन लिया जाता है, तब जाकर के उसे आप लोन करेंगे। या तो यदि यहां मिल गया तब तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन आपको बनेंगे कहां से बनेंगे, यही सब पॉइंट से उठा करके क्वेश्चन आपको देने वाला है। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं रहेगा, आप विश्वास करिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है एकदम सटीक पढ़ाया जा रहा है। बहुत ऐसी चीजें दी हुई है बुक्स में जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे नहीं बताया जा रहा है। आप ये नहीं सोचिएगा कि काफी शॉर्ट में बताया जा रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है बस उसे बताया जा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड आपका है। ठीक है, पढ़ने के लिए यदि सोचिएगा तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए अकाउंट्स में, लेकिन उतना जरूरत आपको नहीं है, सिलेबस के अंदर रह करके ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जब आप लोन देते हैं तो डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, या फर्म यदि है तो फर्म्स के जो ओनर है उसका रिपोर्ट, इन केस ऑफ द कंपनी एंड इन केस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वी हैव टू कलेक्ट द सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सेपरेटली इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दिया कि ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, बाकी चीजें भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, सब चीज दे दिया उन्होंने। लेकिन उसके अलावा भी डायरेक्टर्स के रिपोर्ट लेने हैं रिटर्न में, और जो भी यदि फॉर्म है तो उसके जो ओनर है उसके रिपोर्ट लेने। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि कुछ मैनिपुलेट यदि किया भी गया है, कम से कम डायरेक्टर डायरेक्ट उस चीज को कहे कि हाँ ये जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें सही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोन प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप फेमिलियर भी होंगे। ये क्या चीज है? जेआईबी यदि आपने दिया है, डेफिनेटली आपने दिया ही होगा, तो ये सारी चीजों को आप देख चुके होंगे। ये क्या है? ये एक्चुअली है बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशंस के लिए ये कॉन्सेप्ट है ना, प्रिंसिपल्स है जिसे यूज किया था, ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को के प्रिपरेशंस के लिए, बल्कि जब भी आप बुक कीपिंग तो पढ़े हैं जेआईबी में, बुक कीपिंग में किस प्रकार की एंट्री करनी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, ये सारी चीजों को कौन बताता है? तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ये बताते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए। तो देखिए, शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि ये जानते होंगे बहुत सारी चीजों को। आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन यहां पे आपको ऐसे रह सकता है, जिस प्रकार से जेआईबी में क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन यहां भी इस रूप में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, क्या है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आपको पता है कि कोई कंपनी हो या कोई फर्म हो, जब वो बिजनेस को शुरू करता है, तो बिजनेस जब शुरू करता है तो बिजनेस को अलग माना जाता है, और जो कंपनी है या फर्म है, जो ऑनर है, उसे अलग माना जाता है। ठीक है, क्यों अलग माना जाता है? क्योंकि जब भी बिजनेस करता है तो वो एक अलग एंटिटी के रूप में ही समझा जाएगा, तभी जाकर के क्या होता है कि हर चीज का जो मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि बिजनेस और जो पर्सन है जो उस चीज को कर रहा है वो डिफरेंट है, दोनों अलग है।
और जो बिजनेस के द्वारा जो भी कमाया जाता है वो उस जो बिजनेस है ना, उसमें जो कमाया गया है उस ऑनर के लिए क्या है, लायबिलिटी बनता है। ठीक है, तो आपको ये यहां समझ में आ गया शॉर्ट में कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मींस क्या होता है कि बिजनेस जो एंटिटी है और जो पर्सन है वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अलग समझा जाता है। अब गोइंग कंसर्न एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी बिजनेस शुरू किया जाता है तब ऐसा उसको सपोज करते हैं हम लोग कि वो बिजनेस लॉन्ग रन तक चलेगा। तो गोइंग कंसर्न मीन मतलब गोइंग, चलता रहेगा, ऐसा मान करके क्या है प्रत्येक साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट उसे ही कहते हैं जिसमें ये सपोज किया जाता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी चीजें को ली जाती है, जो मनी के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे ही सिर्फ अकाउंटिंग में कंसीडर हम लोग करते हैं, जिसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, देखिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप जेआईबी में पढ़े होंगे कि कोई भी चीज का डेबिट पार्ट होता है और उसका क्रेडिट पार्ट भी होता है। तो जो डेबिट और क्रेडिट पार्ट है इसे ही डुअल कॉन्सेप्ट बोला जाता है अकाउंटिंग में। ठीक है, एक चीज डुअल कॉन्सेप्ट के तहत आप ये देखते होंगे कि किसी भी असेट यदि हम कहें तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। क्या ये सही है? ये कंप्लीटली सही नहीं है। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, इसलिए इसको एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी कह सकते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से यदि आप बोलना चाहें तो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो डुअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट दो व्यू को लिया जाता है। ठीक है, अब अगला क्या है आपका कोस्ट कॉन्सेप्ट। कोस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे, जो भी रिकॉर्ड्स किए जाएंगे, जिस कोस्ट के तहत उसे परचेज किया गया था, जो भी चीजें हैं, तो उसका जो बुक्स में रिकॉर्ड होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। ये आपका कोस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिजनेस में लॉस या आपका प्रॉफिट दो चीज हो सकता है ना, किसी भी कोई भी चीज कर रहे हैं। तो यहां जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि आप लॉस के बारे में सोचिए, कभी भी आप प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचेंगे। तो जो लॉस के बारे में सोचा जाता है वही कहने का मतलब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस में हमेशा क्या है कि लॉस का आप जो है सो कॉन्सेप्ट को देखिए, आप प्रॉफिट की बात ना करिए। ठीक है, तो ये चीज होता है। अगला है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि प्रत्येक साल, प्रत्येक ईयर, फाइनेंशियल ईयर में उसका जो है प्रिपरेशंस किया जाता है, किसका? फाइनल अकाउंट का। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसे कि 31 मार्च कहते हैं। 31 मार्च को प्रत्येक साल इसका प्रिपरेशन किया जाता है फाइनल अकाउंट का। तो ये आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, अगला है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है कि जो भी रूल आप फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे हैं, तो किस मेथड से निकाल रहे हैं आप? डिमिनिशिंग मेथड से निकाल रहे हैं, दूसरा मेथड से निकाल रहे हैं। तो जिस मेथड से भी आप कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट उस फाइनेंशियल ईयर के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए आपने किसी दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज किया है और किसी और के लिए दूसरे। जो भी कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे उस कॉन्सेप्ट को उस फाइनेंशियल ईयर के लिए पूरा एक ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट आपका एक ही हो गया कि इसमें जो होता है वो लॉस का एंटिसिपेट किया जाता है, प्रॉफिट्स का नहीं। ठीक है, अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो गया है कि आप मान लीजिए कि गुड्स को आपने परचेज किया, तो गुड्स को आपने परचेज किया लेकिन वो गुड्स जो है वो आपका अभी पैसा उसका नहीं मिला है, आपने गुड्स दे दिए। तो ये फाइनली क्या रियलाइज हुआ? रियलाइज नहीं हुआ। जब आपका उसके पैसे मिल जाएंगे तभी जाकर के रियलाइजेशन की बात होगी, जिसे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं हर चीज को, एग्जांपल दे करके, अलग अलग एग्जांपल दे करके, सारी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग ढंग से बताने की, क्योंकि यहां शॉर्ट में हम लोग ये सब समझ रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस पार्ट का जो फाइनेंशियल ईयर में खर्चा है या जो भी इनकम है वो उसी ईयर्स के लिए होंगे, दूसरे ईयर्स के लिए नहीं होंगे। उस ईयर्स में ही उसे एडजस्ट किया जाएगा, जिसे मैचिंग कॉन्सेप्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है,
एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए कि 31 मार्च हो गया, 31 मार्च हो गया और अकाउंट आपके क्लोज करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, लेकिन सैलरी जो है मार्च का नहीं दिया गया है एम्प्लॉय को, तो क्या करते हैं, उस सैलरी को हम एक एक्रूअल सैलरी के रूप में कंसीडर करते हैं कि वो फाइनली अभी हुआ नहीं है, एक्चुअल में वो चीज नहीं दिया गया है, लेकिन वो क्या है, एक्रू कर रहा है। एक्रू मतलब क्या, आउटस्टैंड कर रहा है। तो उस प्रकार से उसको क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग देखते हैं कि वो एक्रूअल बेसिस पे काम करेगा, और जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो फिर बाद में उसे जब रियलाइज करेंगे, जब फाइनली जब उसे देंगे, तो फिर आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी चीज यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप चाहे भी कोई भी बुक कीपिंग कर रहे हैं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देना है, कोई चीज छुपाना नहीं है, जिसे फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि कुछ है तो आप जेआईबी को रेफर कर सकते हैं, वहां जाकर के समझ सकते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत चीजों को डिटेल में यहां नहीं बता सकते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। समझिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग की बात करें या तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, कैश फ्लो अकाउंट, ये सारी चीजों के लिए क्या होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसके तहत ही काम करना है, तो उसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। ठीक है, आप डिटेल में देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस आर authoritative standards for financial reporting and primary source of general accepted accounting principle, इससे तो आप परिचित ही होंगे, है ना। क्या है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये जो आप टर्म्स आप पढ़ चुके होंगे, इसी के बारे में, ये क्या है कि किस प्रकार से एक्सेप्ट करना है किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, कैसे यूज करना है, उसके बारे में जो बताता है, यही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, इट इज रिटेन, ये लिखा हुआ है, रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। आप जब बुक कीपिंग आप करते हैं तो आपका क्या होता है, उसमें आपका प्रोसेस है ना, कि पहले किसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, मेजर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ये सारी चीजों का क्या है, एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस कौन निर्धारित करता है, उस प्रोसेस का रूल्स एंड रेगुलेशन कहां से मिलता है हमें, तो यही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यही से मिलता है। ठीक है, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स आपका एक तरह से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉर्मुलेटेड बाय, इसे बनाता कौन है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखिए एक चीज आप और ध्यान दीजिए कि फुल फॉर्म यहां कुछ आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी शॉर्ट फॉर्म, उसका आपको जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यहां से पूछे जाएंगे फुल फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मुलेशन करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, लेकिन उसे बनाया किसने है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसके द्वारा काम, मतलब किसके अंडर में काम कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। In 1977, with a view to synchronize the diverse accounting policy and practices prevailing in the country, अलग अलग कंपनी, अलग अलग फर्म, अलग अलग तरीके से जो बनाए जा रहे थे फाइनेंशियल एंड बुक कीपिंग किए जा रहे थे, उसके लिए क्या किया कि ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स को ये कहा कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप बनाइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाइए, ताकि जो अलग अलग चीजें चल रही है वो सारा एक कॉमन रूप में काम करे। ठीक है, एक कॉमन गाइडलाइंस होना चाहिए। तो यहां तक समझ में आ गया बात आपको। अब देखिए, द ASB मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आल्सो टेक ड्यू कंसिडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS, या इसको कहेंगे आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS, issued by the International Accounting Standard Board, IASB, and tries to integrate them to the extent possible in the light of conditions and practices prevailing in India। क्या कह रहा है कि जो ASB है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जब ICAI के द्वारा ये बोला गया कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाइए, तो
ये जो बनाने वाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, जो बनाएगा इस चीज को, वो कैसे बना रहा है? तो इंटरनेशनली जो है आपका, इंटरनेशनली आईएफआरएस, इंटरनेशनल लेवल पे आईएफआरएस मींस क्या हो गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं अकाउंटिंग्स का, कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसको भी ध्यान में रख करके क्या किया इन्होंने? फॉर्मुलेट किया एएसबी ने, जिसे आप ए आईएफआरएस को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो यूज करते हैं इंटरनेशनली, उसको भी कहीं ना कहीं वो क्या किया? इंटीग्रेट करने की कोशिश किया। किसके साथ? अपने इंडिया में जो उन्होंने लागू किया उसको। ठीक है। और ये जो आईएफआरएस है, ये किसके द्वारा इंटरनेशनली जो बनाए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। तो इसके द्वारा जो बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसको भी कहीं ना कहीं कंसीडर करके अपने इंडिया में, अपने जो कंडीशंस है इंडिया के, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया? एएसबी ने अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया इंडिया के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। फुल फॉर्म सारे का जरूर याद रखिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो अभी यहां पढ़ा, ये है इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बताया ना अभी कि जिस तरह से इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है, उसी तरह से इंटरनेशनली जो है सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड चलता है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। ठीक है। IFRS means International Financial Reporting Standard have become global standard for the company for preparations of financial statement. मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनी है उसके लिए जो काम मतलब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन मीन्स आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वो बनाता है। ठीक है। चलिए आप देखते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तभी तो हमने समझ लिया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो गया कि एएसबी के द्वारा, है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसके द्वारा जो बनाया गया है उसे बोला जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया। विद द, ये क्यों और कब बनाया गया? विद द इमरजेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ग्रोविंग कंपटीशंस। ग्लोबली जब कंपटीशन, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबली जब कंपटीशन से बढ़ा, है ना, कंपनियों के बीच, इन a need was felt for adoptions of IFRS, जो आपको अभी बताया ना कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनली चलता है, उसको कहीं ना कहीं इंडिया में अपनाने की कोशिश करी गई इन इंडिया, एंड इंडिया हैड फाइनली अडॉप्टेड द IFRS बट एट इट्स ओन टर्म्स। फाइनली इंडिया, पहले क्या था, शुरुआत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड जो था उसको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया, लेकिन बाद में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब कंपटीशन ग्लोबली, जब कंपटीशन कंपनियों के बीच में देखा गया, तो उस केस में क्या किया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपनाया गया, जो कि आईएफआरएस के तहत जिस प्रकार से है उसको देखते हुए कंप्लीटली अपनाया गया, लेकिन इंडियन टर्म्स में। इंडिया हैज अडेप्टेड आईएफआरएस इन द नेम ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसका नाम क्या दिया गया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू ऑल द लिस्टेड कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेटवर्क। किसके किसके लिए लागू है? तो जो भी लिस्टेड कंपनी है, जो भी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, जो लिस्टेड कंपनी है, चाहे कुछ भी उसका नेटवर्थ क्यों ना हो, सारे पे लागू है। मतलब जो भी अकाउंटिंग का काम किया जाएगा, जो भी आपका स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, जो भी रिकॉर्ड्स किए जाएंगे, वो सारे किसके तहत होंगे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके द्वारा, है ना। और क्या है कि ऑल अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ रुपीज 250 करोड़ और मोर, या वैसे कंपनी जो लिस्टेड तो नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन उसका जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से ज्यादा है, होल्डिंग सब्सिडियरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएटेड कंपनीज ऑफ द लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज कवर्ड अबव। ठीक है, मींस यदि लिस्टेड कंपनी है तो चाहे जो भी नेटवर्थ हो, उसका सब्सिडियरी जो होगा, ज्वाइंट वेंचर होगा, एसोसिएट कंपनी होगा, सारे को बनाना है। लेकिन अनलिस्टेड में यदि 250 से ज्यादा का, उसका 250 करोड़ से ज्यादा का यदि उसका है नेटवर्थ, तो उस केस में भी उसको
बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट, लेकिन ये किस पे लागू नहीं है? एक्सेप्ट कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन MSE exchanges, companies not covered by the roadmap in the mandatory adoptions categories and insurance company, बैंकिंग कंपनी, NBFC, ये सारे पे लागू नहीं है। ये सारे पे क्यों नहीं लागू है? कि फॉर दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज सेपरेट गाइडलाइंस आर इशूड फॉर एडॉप्शंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके लिए क्या है कि जिस जो भी एक्ट के तहत कंपनी का फॉर्मेशन, अलग अलग जो कंपनी है उसका फॉर्मेशन हुआ है यदि, तो उसके एक्ट में क्या प्रोविजंस है, वहां से उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो क्या गाइडलाइंस कहता है, उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। आगे देखिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI रिकमेंड्स द स्टैंडर्ड्स टू नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट है, जो ICAI है ये क्या है? ये आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है उसको बनाने का काम उसको रिकमेंड करता है। किसे करता है? ये SB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को बताता है कि ऐसा ऐसा आप करिए। वो यदि करता है उसके बाद ICAI जो है रिकमेंड्स करता है किसको? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को, NFRA। अब NFRA क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटर है, एक रेगुलेटर है, ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द NFRA। फाइनली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके द्वारा फाइनली अप्रूव किया जाता है। यदि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मॉडिफाई करना है या कुछ नई चीज है, तो उसके लिए सबसे पहला क्या है तरीका कि ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो आपने पढ़ा अभी लास्ट स्लाइड में, तो ASB के द्वारा उसे बनाया जाएगा। वो किसके अंडर में बनाया जाएगा? ICAI के अंडर बनाया जाएगा। और जो ICAI है अब रिकमेंड करेगा NFRA को। NFRA क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, मींस ये रेगुलेटर है इस चीज का। अब ये रेगुलेटर है, ये फाइनली फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा और फाइनली वो क्या हो जाएगा? रिकमेंडेड हो जाएगा और इस तरह से वो लागू हो जाएगा, जो भी स्टैंडर्ड्स अपनाया जाएगा उसको, ठीक है। यदि प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट अ टोटल ऑफ 41 स्टैंडर्ड्स हैव बीन नोटिफाइड टिल नाउ। अभी तक 41 स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया गया, लेकिन ऑफ विच द 2 स्टैंडर्ड्स हैव बीन सुपरसीडेड एंड विथड्रॉन। या तो उसे जो पहले था उसको चेंज किया गया, या तो फिर क्या है, विड्रॉ कर लिया गया। तो अभी क्या है, 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह से। समझ में आ गया फ्रेंड्स? कहीं कोई प्रॉब्लम है अभी तक? कहीं कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत नहीं है तो आप इस चैनल में नए हैं तो इतने अच्छे ढंग से आपको बताया जा रहा है। आगे भी यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करें तो आपको बेल आइकन को हिट कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, और वीडियो में फिर आगे भी आप बने रहिए, इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। देखिए बहुत वास्ट टॉपिक्स है ये, लेकिन शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन ना छूटे। और जो मैं बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं उस ढंग से आप पढ़िए। चलिए अगले फिर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।